यस मैम। चलिए आज हम करेंगे कंपैरिजन टेस्ट फॉर इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, हमको करना है कंपैरिजन टेस्ट। और अब इस कंपैरिजन टेस्ट के स्टार्ट होने से पहले कुछ रिजल्ट्स और हैं जिनको हम आज प्रूफ भी करेंगे और जिनको हम डायरेक्ट यूज भी करेंगे किसी भी इनफाइनाइट सीरीज की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करते हुए। जनरली जो रिजल्ट हम इसके अंडर यूज करते हैं वो रिजल्ट क्या है कि सपोज हमने दो सीरीज कंसीडर की, एक सिग्मा ए एन एंड सिग्मा बी एन, B2 पॉजिटिव टर्म सीरीज, B2 पॉजिटिव टर्म सीरीज। ठीक है, इसमें से सिग्मा ए एन वो सीरीज है जिसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस आपको चेक करनी है, और सिग्मा बी एन वो है जो हम खुद चूज करते हैं और जिसकी कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस हमें मालूम होती है क्या होगी, या उसको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी फॉर्मूले की हेल्प से या किसी भी रिजल्ट की हेल्प से। जैसे अभी हमने रिसेंटली ज्योमेट्रिक सीरीज की थी, या सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की हेल्प से। तो ये हमें खुद चूज करनी होती है और ये आपको प्रैक्टिस से आएगी। 2-3 क्वेश्चन हो जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से हमको चूज करनी है। और हम एक लिमिट अप्लाई करते हैं इन दोनों सीरीज की nth टर्म की रेशो पर। limit n approaches to infinity an upon bn, let it comes out to be l। फिर इस l के हम 3 केसेस डिवाइड करते हैं। पहला, if l is finite and नॉन जीरो, जीरो नहीं होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए और नॉन जीरो होनी चाहिए, देन सिग्मा ए एन and sigma bn both converges or diverges together. What does it mean? Converges or diverges together, इसका क्या मतलब हुआ बताओगे? कि अगर सिग्मा बी एन कन्वर्ज करती है तो ए एन भी कन्वर्ज करेगी, और अगर सिग्मा बी एन डाइवर्ज करती है तो ए एन भी डाइवर्ज करेगी। इफ सिग्मा बी एन कन्वर्जेस, this implies sigma an also converges, and if sigma bn diverges, this implies sigma an also diverges। लेकिन उसके लिए इस L की वैल्यू फाइनाइट और नॉन जीरो होनी चाहिए। सेकंड, अगर ये L जीरो आ जाता है, इफ L इज इक्वल टू जीरो एंड sigma bn is convergent, this implies sigma an is also convergent। L जीरो है और सिग्मा बी एन कन्वर्जेंट नहीं है, तब हम ये रिजल्ट नहीं लिख सकते। हम ये रिजल्ट सिर्फ तब लिख सकते हैं अगर सिग्मा बी एन कन्वर्जेंट होगा, और सिग्मा बी एन हमें अपनी मर्जी से एज्यूम करना है। वो किस तरह से एज्यूम करना है अभी जब मैं एग्जांपल्स लूंगी तो उसमें क्लियर हो जाएगा आपको, उसमें उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ये हर एक सीरीज के केस में आपको चूज करनी है एक सीरीज। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? जहां आप दो सीरीज को कंपेयर करते हो, तो यहाँ सिग्मा बी एन की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस पर डिपेंड करता है सिग्मा ए एन कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा। थर्ड केस इज, अगर इस एल की वैल्यू इंफिनिटी है एंड सिग्मा बी एन इज डाइवर्जेंट, देन sigma an is also divergent। अगर लिमिट इंफिनिटी आ रही है तो उसके साथ ये केस भी सेटिस्फाई होना चाहिए कि सिग्मा बी एन डाइवर्जेंट होना चाहिए, और अगर लिमिट जीरो आ रही है तो उसके साथ ये केस सेटिस्फाई होना चाहिए कि जो सिग्मा बी एन हमने चूज की थी वो सिग्मा ए एन कन्वर्जेंट होनी चाहिए। तब हम बोलते हैं सिग्मा ए एन कन्वर्जेंट है, और इसी तरह से हम बोलते हैं सिग्मा ए एन इज डाइवर्जेंट। आज हम 2-3 रिजल्ट्स करेंगे जिनको हमने डायरेक्टली यूज करना है क्वेश्चंस के अंदर।
उसके बाद हमारे पास इसके क्वेश्चन स्टार्ट होंगे किस तरह से आप किसी इनफाइनाइट सीरीज की कन्वर्जेंस चेक करते हो। एक मेथड हम कर चुके हैं बाय सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स, बाय मेकिंग सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। दूसरा ये, इसके बाद और डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट आएंगे। नेम से मेंशन नहीं आता तो आप कोई भी टेस्ट अप्लाई कर सकते हो, बट अगर नेम से मेंशन आता है तो आपको वही टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा। ये चीज क्लियर है? हाँ जी। यस मैम। इसका प्रूफ नहीं करेंगे हम, सिर्फ रिजल्ट है। जिसका प्रूफ होगा वो मैं पूरा प्रूफ करवाऊंगी। जैसे इससे नेक्स्ट है, इससे नेक्स्ट हम एक रिजल्ट और यूज करेंगे, वो ये एक थ्योरम लेके चलते हैं। इसको बोलते हैं हम नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस। सिर्फ नेसेसरी लिखा है मैंने, सफिशिएंट नहीं लिखा। इसका मतलब इस थ्योरम का कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। सिर्फ ये थ्योरम हम प्रूव करेंगे और उसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, उसके लिए एक एग्जांपल दिखाएंगे। इफ अ सीरीज सिग्मा an इज कन्वर्जेंट, अगर एक सीरीज कन्वर्जेंट है, देन अगर हम उसकी nth टर्म पे लिमिट लगाते हैं तो वो 0 आएगी। ये हम प्रूव करेंगे। If a series sigma an is convergent, then limit n approaches to infinity an यहाँ सीरीज की nth टर्म है, सीक्वेंस की नहीं, ये ध्यान रखना। an is the nth term of the series. Converse is not true. Converse is not true. What does it mean? कि अगर किसी सीरीज की nth टर्म पे हम लिमिट लगाएं और वो सीरीज 0 आ जाए, तो ये जरूरी नहीं है कि वो सीरीज कन्वर्जेंट होगी। वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। लेकिन अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो उस केस में ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होगी। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो इसका मतलब वो सीरीज पक्का कन्वर्जेंट नहीं है। वो सीरीज पक्का कन्वर्जेंट नहीं है। अगर वो सीरीज पॉजिटिव टर्म्स की है तो वो सीरीज हमेशा डाइवर्जेंट होगी। अभी हम जब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे तो वहां इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि अगर किसी सीरीज में nth टर्म पे लिमिट लगाएं और वो 0 नहीं आए तो सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट। और अगर वो सीरीज सिर्फ पॉजिटिव टर्म्स की है तो वो सीरीज हमेशा डाइवर्जेंट होगी। इसके लिए एक रिजल्ट हम और इसके बाद करेंगे। लेकिन अगर वो सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये वैल्यू हमेशा 0 आएगी ही आएगी। इसको हम अब प्रूव करेंगे और इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे? कंसीडर अ सीरीज, मैंने जो पीडीएफ सेंड की थी उसके अंदर ये सारी थ्योरम्स प्रूव की हुई हैं। कंसीडर अ सीरीज सिग्मा an। ये कौन सी सीरीज है? ये हमें दे रखा है कि ये कन्वर्जेंट है, इट इज कन्वर्जेंट। अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो व्हाट कैन वी से अबाउट द सीक्वेंस Sn which is sequence of partial sums of sigma an? इसके बारे में क्या बोल सकते हैं? If an sigma an is a convergent series, then what can we say about the sequence Sn? मैम Sn भी कन्वर्जेंट होगा। यस, ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी। हम इससे पहले जो क्वेश्चंस करते आए हैं हमने इसी बेसिस पे किए हैं। किसी सीरीज की कन्वर्जेंस कैसे दिखाई है? अगर उसके पार्शियल सम की सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है तो सीरीज भी कन्वर्जेंट होती है। तो दिस इंप्लाइज दिस सीरीज इज आल्सो दिस सीक्वेंस इज आल्सो कन्वर्जेंट। और अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब वो एक यूनिक और फाइनाइट लिमिट को टेंड करती है। ये हम कर चुके हैं। इफ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इट मींस लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, Sn जो है ना वो फाइनाइट होगा और यूनिक होगा। जब कन्वर्जेंट है तो यूनिक होगा ना। अगर एक से ज्यादा वैल्यू एग्जिस्ट करती तो हम इसको कन्वर्जेंट ही नहीं कहते, फिर तो हम इसको ऑसिलेटिंग बोल देते।
क्योंकि हम कन्वर्जेंट कह रहे हैं तो यूनिक होगा, लेट इट इज एल, लेट इट इज एल। क्या किया था मैंने, एस एन पे लगाई, अगर मैं एस एन माइनस वन पे लगाऊंगी तो भी यही आना चाहिए क्योंकि फाइनाइट और यूनिक है। एन टर्म्स कंसीडर किए हैं, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, अगर एक कम भी लूंगी वो भी उसी कैटेगरी में कंसीडर होगा, तो इट विल ऑल्सो इक्वल टू एल। क्यों, क्योंकि लिमिट हमारे पास फाइनाइट और यूनिक है। तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी एस एन भी एल हो गया, लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी एस एन माइनस वन भी एल हो गया। अच्छा एस एन क्या होता है बताओगे, व्हाट इज एस एन? Sum, a sequence of partial sums. एस एन बोला मैंने, ब्रैकेट नहीं लगाई। एस एन इज द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, यानी एस एन इज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, यही बनेगा। एंड व्हाट इज एस एन माइनस वन? सम ऑफ फर्स्ट एस एन माइनस वन टर्म्स। मुझे ए एन चाहिए, ए एन, क्योंकि मुझे ए एन पे लिमिट लगानी है। ए एन चाहिए तो क्या करूं, दोनों को माइनस कर दूं, एस एन अप माइनस एस एन माइनस वन किसके इक्वल आ जाएगा, ए एन के। कैसे, जब माइनस करूंगी तो ये वाली सारी टर्म्स कट जाएंगी, इससे सिर्फ क्या बच जाएगा, ए एन। अब मुझे इस पे इनफाइनाइट लिमिट अप्लाई करनी है, तो मैंने दोनों साइड अप्लाई कर दी, लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पर। यहां तक ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, अलग अलग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, इसकी वैल्यू, और ऐसे ही इसकी वैल्यू। ये किसके इक्वल था देखो, एल के। ये भी किसके इक्वल था, एल के। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब लिमिट एन, माइक म्यूट करिए प्लीज, एल माइनस एल इज इक्वल टू जीरो। हो गया हमारे पास ये रिजल्ट प्रूफ। लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी ए एन इज इक्वल टू जीरो, ये रिजल्ट हमारे पास प्रूव हो। क्योंकि जब हम एस एन पे लिमिट अप्लाई कर रहे हैं वो भी एल है, एस एन माइनस वन पे अप्लाई कर रहे हैं वो भी एल है, तो एल माइनस एल जीरो हो गया। तो हमने इस थ्योरम का एक पार्ट तो प्रूव कर दिया, अब इसके सेकेंड पार्ट पे आएंगे, दैट इज कन्वर्स पार्ट। और कन्वर्स ट्रू नहीं है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी एक सीरीज ऐसी दिखाएंगे जिसकी अगर nth टर्म पे मैं लिमिट अप्लाई करूंगी तो जीरो आएगी, लेकिन वो सीरीज कन्वर्जेंट नहीं होगी। क्लियर है यहां तक? ये एल वाला बताना, एस एन इज इक्वल टू एल कैसे हो गया? क्या कह रहे हो? मैम एस एन इज इक्वल टू फिनाइट एंड यूनिक इज इक्वल टू एल। ये लिया था ना, हम कह रहे थे सिग्मा ए एन एक कन्वर्जेंट सीरीज है। अगर सिग्मा ए एन कन्वर्जेंट है तो सीक्वेंस ऑफ इट्स पार्शियल सम भी कन्वर्जेंट होगी, और अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब अगर इसकी nth टर्म पे मैं लिमिट लगाऊंगी तो वो फाइनाइट आएगी और यूनिक होगी। अगर यूनिक नहीं होती तो हम कन्वर्जेंट नहीं बोलते, फिर तो ऑसिलेटिंग वाली कैटेगरी आ जाती है ना। तो फाइनाइट एंड यूनिक, किस पे लिमिट लगाई थी, एस एन पे। एस एन क्या है, nth टर्म। वही लिमिट अगर मैं एस एन माइनस वन पे भी लगाऊंगी, सीक्वेंस तो सेम है, टर्म n की बजाय n माइनस वन एथ कंसिडर कर ली, आनी तो उसकी भी वही यूनिक लिमिट चाहिए, तो यहां पर भी एल आएगा। तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी एस एन एल, लिमिट एन अप्रोचेस टू इस इंफिनिटी एस एन माइनस वन बी एल। तो जब मैंने यहाँ पे इन दोनों टर्म्स को माइनस करके ए एन निकाला था, दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर दी एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, देखो यहां पर भी और यहां पर भी। और जब इसको अलग अलग करोगे तो इस पूरी टर्म की वैल्यू क्या है हमारे पास, एल हम लिख चुके हैं। इस पूरी टर्म की वैल्यू क्या है, एल, तो एल माइनस एल जीरो। तो आ गया लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी ए एन इज इक्वल टू एल, सॉरी जीरो। यही आपको प्रूव करना था।
अब ठीक है। Yes, ma'am. अब इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, उसके लिए हम एग्जांपल लेंगे। मतलब कन्वर्स पार्ट का मतलब क्या हो गया कि इफ लिमिट n approaches to infinity an is equal to 0, then sigma an may be convergent, may not be convergent। जरूरी नहीं है कि वो हमेशा कन्वर्जेंट हो। हाँ जी मैम एस एन और एस एन माइनस वन एल दोनों कैसे हो सकते हैं इक्वल? मतलब एस एन में तो एक एक्स्ट्रा टर्म आ रही है और एस एन माइनस वन में नहीं आ रही, तो फिर इक्वल कैसे हो जाएगी? मान कैसे लिया? एक मिनट रुको, हमने क्या किया है, मैंने बोला कि जब कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है ना तो दैट सीक्वेंस टेंड्स टू अ यूनिक लिमिट एल। फिर चाहे आप एल लिमिट है, ये कोई वैल्यू नहीं है। हाँ कोई वैल्यू है ना, वो उसको मैंने एल मान लिया, कोई भी फाइनाइट वैल्यू है। फाइनाइट वैल्यू का मतलब है कि वो सीक्वेंस जिस वैल्यू को कन्वर्ज कर रही है वो वैल्यू है वो, और वो सीक्वेंस में आप चाहे n टर्म्स लो, चाहे n+1 लो, चाहे n-1 लो, अगर वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो उसी वैल्यू को कन्वर्ज करेगी। दैट्स वाई मैंने यहाँ Sn के केस में भी L लिया और Sn-1, क्योंकि अगर यहाँ दोनों केस में अलग अलग वैल्यू होगी तो हम कन्वर्जेंट तो कह ही नहीं सकते ना, फिर तो ऑसिलेटिंग वाली कैटेगरी आ जाएगी अगर एक से ज्यादा वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होंगी। कन्वर्जेंट कब होगी? जब एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करेगी और वो फाइनाइट होगी। डाइवर्जेंट कब होगी? जब एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करेगी और वो इनफाइनाइट होगी। जब हमने सीक्वेंस की कन्वर्जेंस चेक करनी शुरू की थी बिल्कुल स्टार्टिंग में, तब हमने यही तो 3 केसेस किए थे ना, कि अगर हम nth टर्म पे लिमिट लगाते हैं इनफाइनाइट, वो लिमिट अगर फाइनाइट आती है तो कन्वर्जेंट, इनफाइनाइट आती है तो डाइवर्जेंट, और अगर एक से ज्यादा वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं तो ऑसिलेटिंग। तो वही केस हमने यहाँ पे अप्लाई किया। जब आप किसी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट कह रहे हो ना, तो इसका मतलब है कि उस सीक्वेंस की यूनिक लिमिट एग्जिस्ट करेगी, फाइनाइट और यूनिक। फिर चाहे आप Sn पे अप्लाई करो, चाहे Sn+1 पे अप्लाई करो, चाहे ये n क्या है? n कोई फिक्स नंबर तो नहीं है ना, n इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। अगर आप एक कम भी ले लोगे तो क्या डिफरेंस पड़ता है? क्या डिफरेंस होता है उसमें? या एक ज्यादा भी ले लोगे तो भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। कन्वर्जेंस लिमिट तो वही की वही आएगी, चाहे आप n लो, चाहे n-1 लो, चाहे n+1 लो, अगर आपको वो कन्वर्जेंट दे रखी है तो। और इस केस में हमें कन्वर्जेंट दे रखी है। मैम पर अगर हम इसमें n की वैल्यू पुट करें, जैसे n s1 ले लिया और इधर s1-1 तो s0 आ रहा है, s1 इक्वल टू s0 थोड़ी आएगा। n अप्रोचेस टू इंफिनिटी है, 1 2 कैसे ले लोगे? मैम ठीक है, समझ गया। n इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी मतलब इस सीक्वेंस की इनफाइनाइट वाली टर्म क्या बनेगी जाके, वो देखना है आपको। समझ गया, थैंक यू। फर्स्ट या सेकंड टर्म नहीं देखनी है, ठीक है? ओके। अब हम इसको प्रूव करेंगे। इसके लिए एक एग्जांपल लेंगे। मैंने एक सीरीज कंसीडर की 1 + 1/√2 + 1/√3 + 1/√4 + 1/√ क्या आएगा n एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ये एक सीरीज कंसीडर की मैंने। बताओगे इस सीरीज की nth टर्म क्या है? व्हाट इज nth टर्म ऑफ दिस सीरीज? 1/√n। 1/√n। और अगर मैं इस पे लिमिट लगाती हूं, क्या बनेगी? 0। देखो ये चीज आ गई हमारे पास। अब हमें ये दिखाना है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है, तो हमारा कन्वर्स पार्ट जो है हम सेटिस्फाई करवा देंगे। अब इस सीरीज को कन्वर्जेंट दिखाने के लिए मैंने क्या किया, इस सीरीज की सीक्वेंस बनाई पार्शियल सम की, जिसकी nth टर्म क्या है? Sn। Sn मतलब 1 + 1/√2 + 1/√3 + 1/√4 + 1/√n। ठीक है?
अगर ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो ये सीरीज भी कन्वर्जेंट, अगर ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट है तो ये सीरीज भी डाइवर्जेंट। तो नाउ द मेन थिंग इज मुझे इस सीक्वेंस को देखना है कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ठीक है, अब हम जब भी किसी सीक्वेंस की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करते हैं तो हम लिमिट अप्लाई करके देख लेते हैं, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी Sn निकालते हैं। उस केस में हमें इस Sn को एक सिंगल टर्म से रिप्रेजेंट करना होता है। यहां आप कर सकते हो इसको एक सिंगल टर्म से रिप्रेजेंट? नहीं। कोई फॉर्मूला बन रहा है? नहीं बन रहा ना। 1 + 2 + 3 होता तो n × n + 1/2 लिख देते, बट यहाँ पे कोई आपका रिजल्ट नहीं बन रहा। तो जब ऐसा कुछ नहीं होता ना, तो हम एक चीज हम इसको किसी सीरीज के साथ कंपेयर कर लेते हैं। कैन आई राइट इट लाइक, एक सेकेंड, कितनी टर्म ली थी हमने? n टर्म्स। तो मैंने इसको कर दिया अप टू n टर्म्स। मैंने क्या किया, ये जो सीरीज लिखी है n टर्म्स का जो सम लिखा है, इसमें हर एक टर्म में जो डिनोमिनेटर है ना उसको n से रिप्लेस कर दिया। अंडर रूट तो लगा हुआ है, सिर्फ अंदर वाली टर्म मैंने n से रिप्लेस कर दी। ध्यान से देखो, 1 इसको √1 लिख सकते हो, √1, √2, √3, √4, √5, √6, √n सबसे बड़ा है, √n सबसे बड़ा है। मैंने क्या किया, हर टर्म के डिनोमिनेटर को रिप्लेस कर दिया √n से, तो ऑटोमेटिकली ये वाली सीरीज इससे ग्रेटर हो गई। बताओगे कैसे ग्रेटर हो गई? कैसे ग्रेटर हो गई? डिनोमिनेटर में बड़ी टर्म है। हाँ, डिनोमिनेटर में बड़ी टर्म है तो ये ऑटोमेटिकली लेस हो गई, ये भी लेस हो गई, ये भी लेस हो गई, और जब सारी टर्म्स इसकी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म से लेस है तो एडिशन ऑटोमेटिकली लेस हो गया। अब ऐसा क्यों किया मैंने, अभी देखना। अब इस चीज को मैं क्या लिख सकती हूँ, इस पूरी चीज को, क्योंकि सेम फैक्टर n टाइम्स ऐड हो रहा है तो आई कैन राइट इट n/√n, एंड n/√n इज √n। अब ध्यान से देखो, एक Sn ये है और एक Sn ये है, ये वाली टर्म इससे ग्रेटर है, ये वाली टर्म इससे ग्रेटर है। अब अगर मैं लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी √n अप्लाई करती हूं तो बताओगे क्या आता है? इंफिनिटी, और इंफिनिटी का मतलब डाइवर्जेंट। तो दिस इंप्लाइज सीक्वेंस Sn इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। और अगर ये डाइवर्जेंट है तो दिस इंप्लाइज सिग्मा an इज डाइवर्जेंट। और अगर सिग्मा an डाइवर्जेंट है, जबकि हमने स्टार्टिंग में ये दिखाया था कि अगर मैं उसकी nth टर्म पे लिमिट लगा रही हूं तो वो 0 आ रही है, तो देखो कन्वर्स पार्ट में हमने यही कहा था। अब इस पूरे प्रूफ में एक चीज लेफ्ट है, बताओ क्या? इससे ये कैसे लिखा मैंने, हाउ? ग्रेटर है ना मैम, ये तो जब एक सीरीज हमने कंसीडर की वो किसी दूसरी टर्म से ग्रेटर है और वो टर्म डाइवर्ज कर रही है, तो वो जो ग्रेटर है वो ऑटोमेटिकली डाइवर्ज करेगी। ये भी एक रिजल्ट होता है, प्रूफ नहीं करेंगे हम इसका। इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई एक सीरीज आपके पास सिग्मा an है, सिग्मा bn है, लेस है और ये कन्वर्जेंट है तो an भी कन्वर्ज करेगी। अगर ग्रेटर वाली कन्वर्जेंट है तो लेस वाली भी कन्वर्ज करेगी, और डाइवर्ज के केस में उल्टा हो जाएगा। अगर लेस वाली डाइवर्ज कर रही है तो ग्रेटर वाली ऑटोमेटिकली डाइवर्ज करेगी। ठीक है, तो वो चीज मैंने यहां पर लगाई, तो इससे हमने लिख दिया कि ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट है। सीक्वेंस अगर डाइवर्जेंट है तो सीरीज ऑटोमेटिकली डाइवर्जेंट हो गई, जबकि हमने इस सीरीज की जब nth टर्म पे लिमिट लगाई थी तो वो लिमिट क्या आई थी हमारे पास? 0 आई थी।
तो इसका मतलब कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं है। ये जितने भी रिजल्ट्स हैं इन मैम? थ्योरम्स के, हाँ जी, अभी आपने बोला कि ग्रेटर वाली लेस, ग्रेटर वाली अगर कन्वर्ज है तो फिर लेस वाली भी कन्वर्ज होएगी। हाँ अगर अब ये देखो ना, an अगर bn से लेस है और bn कन्वर्ज कर रही है तो an भी कन्वर्ज करेगी। हमें पहले तो ये bn पता चलेगा ना, आपने बोला था कि bn हम अपने आप फाइंड आउट करेंगे। हाँ, हमारे हैं उनको किसी फॉर्मूले से हम अपने आप एज्यूम करेंगे। तो फिर जैसे आपने इसका दूसरा केस बोला कि an अगर स्मॉलर है bn से, तो फिर an ये ग्रेटर है, डाइवर्ज। an ग्रेटर है bn से हाँ। और bn डाइवर्ज कर रही है तो an डाइवर्ज करेगी। साथ में ये कंडीशन भी है, इफ an इज ग्रेटर देन bn और bn डाइवर्ज कर रही है तो an डाइवर्ज करेगी। यहां वही यूज हुआ, ये an थी, ये ग्रेटर थी किससे, अंडर रूट n से, ये डाइवर्ज कर रही थी तो ये ऑटोमेटिकली डाइवर्ज कर गई। अभी हम जब इस पे बेस्ड एग्जांपल्स लेंगे ना एक दो, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी हम क्वेश्चंस पर आए नहीं है तो शायद इसलिए आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा। ठीक है, तो जब क्वेश्चन आएगा तो इस पार्ट को हम थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। चलो नेक्स्ट पे, चलिए। अच्छा, अब इन ये जो रिजल्ट्स हमने किए हैं ना, इनसे कुछ रिजल्ट्स बनते हैं जो आप याद रख सकते हो, मतलब जो डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं। क्या? पहला रिजल्ट, कोई भी अगर जनरल सीरीज है जिसमें पॉजिटिव टर्म्स भी हैं नेगेटिव टर्म्स भी हैं, दोनों टर्म्स हैं, पॉजिटिव टर्म्स भी और नेगेटिव टर्म्स भी, तो उस केस में हमारे पास कितने केसेस एग्जिस्ट करते हैं? 3। पहला कन्वर्जेंट, दूसरा डाइवर्जेंट, तीसरा ऑसिलेटिंग, जो हम पढ़ चुके हैं। ऑसिलेटिंग में भी आगे 2 केस, कौन कौन से? फाइनाइट और इनफाइनाइट, ये आप पढ़ चुके हो, फाइनाइटली और इनफाइनाइटली। एक केस और है हमारे पास, अगर सीरीज सिर्फ पॉजिटिव टर्म्स की है, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स ओनली, एक भी नेगेटिव टर्म नहीं है, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, तो उसमें सिर्फ 2 केस बनेंगे, एक कन्वर्जेस और दूसरा डाइवर्जेस। उसमें ऑसिलेट वाला केस नहीं बनेगा, इसको हम प्रूव भी करेंगे। क्योंकि हम सिर्फ पॉजिटिव टर्म की बात कर रहे हैं तो इट डाइवर्जेस टू प्लस इंफिनिटी ऑलवेज। क्योंकि हम सिर्फ पॉजिटिव टर्म्स की बात कर रहे हैं तो या तो वो सीरीज कन्वर्ज करेगी और या वो सीरीज डाइवर्ज करेगी प्लस इंफिनिटी को। एक केस और पढ़ते हैं, थर्ड, जो थ्योरम हमने अभी अभी किया है, इफ सिग्मा an इज कन्वर्जेंट, तो क्या होता है, क्या कंडीशन होती है? देन लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an 0 होता है। बट इफ लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an 0 होता है तो सीरीज may be convergent, may not be convergent, may not be। लेकिन अगर ये इंफिनिटी लिमिट पुट करने पर 0 नहीं है तो पक्का है कि सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है, सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट। और अगर वो सीरीज सिर्फ पॉजिटिव टर्म्स की है तो दूसरा केस क्या होता है? तो उस केस में वो सीरीज डाइवर्ज कर जाएगी। तो ये रिजल्ट्स आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि ये डायरेक्टली यूज होने वाले रिजल्ट है।
ये जो मैंने सेकंड केस लिखा है इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं और बहुत सिंपल है इसका प्रूफ, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। उसके लिए मैंने इससे पहले एक दो रिजल्ट्स बताए हैं, वो यूज होंगे बस। और जो पीडीएफ मैंने आपको शेयर किया है उसमें ये प्रूफ भी की हुई है। अब जो हमने स्टार्टिंग में कंपैरिजन टेस्ट के 3 केसेस पढ़े थे ना, बिल्कुल इस लेक्चर के स्टार्टिंग में कराया था, उसके क्वेश्चंस करने से पहले एक और सीरीज है जो हमको पढ़नी है, और सबसे ज्यादा वही सीरीज यूज होगी मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर, दैट इज पी सीरीज। एक हमने की थी लास्ट लेक्चर में ज्योमेट्रिक सीरीज, और इस लेक्चर में पी सीरीज, यही दोनों यूज होंगी पूरी एक्सरसाइज के अंदर, पी सीरीज और ज्योमेट्रिक सीरीज। पी सीरीज की फॉर्म क्या होती है? सिग्मा 1 अपॉन n रेज टू द पावर p, सिग्मा 1 अपॉन n रेज टू द पावर p। जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या बनेगी ये सीरीज, बताओगे? 1 अपॉन 1 की पावर p, 1 अपॉन 2 की पावर p, 1 अपॉन 3 की पावर p, 1 अपॉन 4 की पावर p, 1 अपॉन n की पावर p, and so on up to infinity. This series converges if p is greater than 1. This series diverges if p is less than equal to 1. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, और सबसे ज्यादा यूज होने वाला पार्ट है ये। इसका प्रूफ भी करेंगे और इसको डायरेक्ट क्वेश्चंस में यूज करेंगे। जो मैंने आपको बोला था ना, सिग्मा bn हमें खुद से चूज करना होता है, वो सिग्मा bn मोस्टली केसेस में p सीरीज यूज करोगे आप। बस p की वैल्यू डिफर कर जाएगी, वो डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन में सीरीज कैसी दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे p की वैल्यू कंसीडर करोगे। पर सीरीज मोस्टली केसेस में आप यही चूज करोगे, क्योंकि इसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस आप डायरेक्टली लिख सकते हो, वो p की वैल्यू पे डिपेंड करता है। अगर p की वैल्यू लेस देन 1 है तो वो सीरीज डाइवर्जेंट कंसिडर होगी, इक्वल टू 1 है तो भी डाइवर्जेंट कंसिडर होगी, और अगर ग्रेटर देन 1 है तो क्या कंसिडर होगी? कन्वर्जेंट। और वो हम यही पी सीरीज कंसिडर करते हैं मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर। किसी एक आधे क्वेश्चन में शायद ज्योमेट्रिक सीरीज यूज हो जाती है, अदरवाइज यही यूज होगी, और यहीं से सिग्मा bn चूज होगा। इसका प्रूफ भी करना है, और उसके बाद क्वेश्चंस जो हैं वो इसी सीरीज से पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास। तो अब इसका प्रूफ कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी कंपैरिजन टेस्ट के ऊपर। ये चीज स्टेटमेंट क्लियर है इसकी? हाँ जी, यस मैम। तो अब इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, देखिए कैसे। पहला केस, फर्स्ट केस हम इसका लेके चलेंगे, p is greater than 1, p is greater than 1। सीरीज हमारे पास ये थी, ध्यान से देखना, जिससे अभी हमने लास्ट एग्जांपल किया है ना, कंपेयर करके ग्रेटर देन लेस देन, उसी चीज से इसको भी सॉल्व करेंगे। 1 अपॉन 1 की पावर p क्या होगा, बोलो? व्हाट इज 1 अपॉन 1 की पावर p? 1। ठीक है, अगली दो टर्म, नेक्स्ट 2 टर्म्स, 1 अपॉन 2 की पावर p प्लस 1 अपॉन 3 की पावर p। कैन आई राइट इट लाइक दिस? लिख सकती हूँ? मैंने क्या किया, इस डिनोमिनेटर में 3 की बजाय 3 की पावर p की बजाय 2 की पावर p कर दिया, लेस नंबर से डिवाइड कर दिया, तो ये टर्म ग्रेटर हो गई। अगर ये ग्रेटर हो गई तो ये पूरा सम ग्रेटर हो गया, और अगर ये पूरा सम ग्रेटर हो गया तो ये वाली पूरी टर्म इस टर्म से लेस हो गई। नाउ दिस कैन बी रिटन एज 2 अपॉन 2 की पावर p। ऐसा इसलिए किया कि मैं ज्योमेट्रिक सीरीज बना दूंगी, अभी देखना, 2 अपॉन 2 की पावर p या 1 अपॉन 2 की पावर p माइनस। ठीक है,
लिख सकते हैं इसको ऐसे। पहले मैंने सिर्फ फर्स्ट टर्म कंसीडर की, फिर नेक्स्ट 2, अब नेक्स्ट 4। नेक्स्ट 4 में 1/4 की पावर p, 1/5 की पावर p, 1/6 की पावर p, 1/7 की पावर p। कैन आई राइट इट 1/4 की पावर p, 1/4 की पावर p, मैंने सब में डिनोमिनेटर में 4 ले लिया। यहाँ 2 लिया था, 3 वाले को 2 से रिप्लेस किया था, यहाँ 5, 6, 7 वाले को 4 से रिप्लेस कर दिया। तो ये बन गया 4/4 की पावर p, that is 1/4 की पावर p minus 1, which can be written as 1/2 की पावर p minus 1 का स्क्वायर। लिख सकते हो? ध्यान से देखना, पहली टर्म में 1 आ रहा था, अगली टर्म में 1/2 की पावर p minus 1, उससे अगली टर्म में 1/2 की पावर p minus 1 का स्क्वायर, एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो अगली टर्म जो मैं लूंगी ना, अब अगली 8 टर्म्स ले लेंगे, 1/8 की पावर p, 1/9 की पावर p, कहाँ तक? 1/15 की पावर p तक। तो ये हमारे पास आ जाएगा, अगली 8 टर्म्स लिए तो 8/8 की पावर p, 1/8 की पावर p minus 1, 1/2 की पावर p minus 1 की पावर क्यूब, एंड सो ऑन। ध्यान से देखो, 1/2 की पावर p minus 1, 1/2 की पावर p minus 1 का होल स्क्वायर, 1/2 की पावर p minus 1 का होल क्यूब, एंड सो ऑन। एक तरह से ज्योमेट्रिक सीरीज बनती जा रही है हमारे पास। अब हमारे पास सीरीज क्या थी? सिग्मा 1/n की पावर p, विच वॉज वट? 1 + 1/2 की पावर p, 1/3 की पावर p, 1/4 की पावर p, 1/5 की पावर p, एंड सो ऑन। इसकी जगह तो 1 ही रखेंगे, इसकी जगह 1/2 की पावर p minus 1, अगले की जगह 1/2 की पावर p minus 1 का स्क्वायर, उससे अगले की जगह 1/2 की पावर p minus 1 का क्यूब, एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ सिंबल लेस देन का आ जाएगा। अब क्यों? क्योंकि ये सारी टर्म लेस देन आ रही थी, लेस देन, लेस देन, लेस देन। तो यहाँ पर भी सिंबल हमारे पास किसका आ जाएगा? लेस देन का आ जाएगा। तो सिग्मा 1/n रेज टू द पावर p, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, ये लेस देन आ गया। इस ये क्या बन गई? ये सारी की सारी एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई, जीपी सीरीज विद कॉमन रेशो। क्या बनेगी कॉमन रेशो? 2 की पावर p minus 1, 2 की पावर p minus 1, 1/2 की पावर p minus 1, क्योंकि p ग्रेटर देन 1 है। एज p इज ग्रेटर देन 1, तो 1/2 की पावर p minus 1 ऑटोमेटिकली लेस देन 1 हो गया। और अगर ये लेस देन 1 हो गया तो क्या बन गया हमारे पास? अगर ये लेस देन 1 हो गया तो आई कैन से सीरीज इज कन्वर्जेंट। ज्योमेट्रिक सीरीज पे आ जाओ। ज्योमेट्रिक सीरीज जो कल करवाई थी, वो कब कन्वर्ज करती है? अगर कॉमन रेशियो लेस देन 1 होती है। पहला केस प्रूव हो गया हमारा, देखो। सीरीज कन्वर्ज करती है अगर कॉमन रेशियो लेस देन 1 होती है, और अगर कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 होती है तो सीरीज क्या करती है? डाइवर्ज करती है। ठीक है यहां तक? हाँ जी, यहाँ तक ग्रेटर देन 1, क्या कह रहे हो? कॉमन ग्रेटर देन 1। एक मिनट, एक पूछो प्लीज, एक टाइम पे बोलो। हाँ जी पूछो। मैम p ग्रेटर देन 1 कैसे हुआ? पहला केस लेके चल रहे हैं ना अभी, तो p ग्रेटर देन 1, लेस देन इक्वल टू 1 वाला केस तो इसके बाद लेंगे। ये तो हम शुरू में केस ही p ग्रेटर देन 1 लेके चल रहे हैं। अगर p ग्रेटर देन 1 है तो उस केस में 1/2 की पावर p minus 1 ऑटोमेटिकली लेस देन 1 हो गया, क्योंकि ये ज्योमेट्रिक सीरीज है और ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्जेंट होती है अगर कॉमन रेशियो लेस देन 1 हो।
हो गया। ठीक है, पूछना है किसी और को कुछ? मैम कन्वर्ज क्यों होती है अगर लेस देन 1 हो कॉमन रेशियो? क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो। कन्वर्ज क्यों होती है मैम अगर लेस देन 1 हो कॉमन रेशियो? कल का लेक्चर लगाया था। हाँ बेटा, मैंने ना कल एक ज्योमेट्रिक सीरीज करवाई थी, अगर आपको ध्यान हो तो। वो ज्योमेट्रिक सीरीज कब कन्वर्ज करती है, कब डाइवर्ज करती है, हमने 4 केसेस किए थे ना। हाँ जी, यस मैम। तो उसी से लिखा ना मैंने ये। अब उसको प्रूव नहीं करके दिखाया, उसको डायरेक्ट यूज कर लिया। यहाँ ब्रैकेट में मेंशन करोगे पूरा ज्योमेट्रिक सीरीज वाला स्टेटमेंट कि वो कन्वर्ज करती है जब कॉमन रेशियो लेस देन 1 होती है, और यहाँ पर हमने कॉमन रेशियो लेस देन 1 दिखा दी, तो ये वाली सीरीज कन्वर्ज कर गई। ये इससे लेस है तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ज कर गई। ये अभी हमने सिर्फ पहला केस किया, अभी बाकी 2 केसेस करने बाकी हैं। यहां तक क्लियर है सबको? बोलो भाई। हेलो। हाँ जी, आपने कैसे किया 1/1 की पावर p इज इक्वल टू 1? 1 की पावर कुछ भी करोगे 1 आएगा। हाँ जी, ओके ठीक है मैम, ओके ओके।